नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स डेली करंट अफेयर्स में। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही टिपिकल विषय है जिसमें सबसे ज़रूरी इसकी भाषा की समझ होती है। इसलिए हम आपके सामने इकोनॉमिक्स डेली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आपको डेली सारा कंटेंट यहाँ हमारे इस चैनल पर मिलेगा। यह कंटेंट यूपीएससी से व अन्य स्टेट व सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड होगा। ओके, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपी स्टेट सर्विसेज जो एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए जो लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है वह आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मांगी जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको आपका अर्थशास्त्र का जो करंट अफेयर्स है वो डेली आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे और डेली आप इस क्लास को देखें, जिससे आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी और सारा करंट आपके करंट अफेयर्स के साथ ही होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। करंट अफेयर्स का है, आप देख सकते हैं वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यहाँ पर नोडल एजेंसी के विषय में जानकारी मांगी गई है। ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट क्रॉप्स वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन, आपने एमएसपी सुना होगा। जैसे कि किसान आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा था तो एमएसपी की जो मांग चल रही थी, तो आशा करते हैं उसके बारे में आप अवगत होंगे। यहाँ पर मूल्य समर्थन संचालन के विषय में हम आपको एनालिसिस कर देते हैं। मूल्य समर्थन संचालन जो है कृषि और सहकारिता विभाग सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यानी जो नफेड है, नफेड जो है इनकी एक नोडल एजेंसी है जिसके माध्यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू की जाती है। और एमएसपी है, एमएसपी संचालन के उपक्रम में कोई भी अगर जो लाभ अर्जित होता है तो वह केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए है। ठीक है, नीचे एनालिसिस आप देख पा रहे हैं। नेफेड की फुल फॉर्म दे रखी है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सरफेसी अधिनियम के प्रावधान है? यहाँ पर सरफेसी अधिनियम के विषय में जानकारी मांगी गई है, जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करने में सक्षम बनाता है। यानी कि सरफेसी एक निकाय है जो बैंकों को एनपीए उनका जो है उसको कम करने में सक्षम बनाता है। यानी कि ये निकाय है जो इसके लिए संचालन करता है एक तरह का। इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर सी है 1, 2 और 3। यानी कि चौथा जो आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन वो गलत है। ठीक है, भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो के तहत ग्राहकों की विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना है। यानी कि ये नहीं करता है, ये गलत है आपका। ठीक है, इसका एनालिसिस हम चेक कर लेते हैं नीचे। सरफेसी इसका फुल फॉर्म दे रखा है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सिक्योरिटीज ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 में पारित एक कानून है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए आवासीय या व्यावसायिक परिसंपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है। यानी कि जो एनपीए बैंकों के द्वारा दिया जाता है अगर किसी ग्राहक को, और ग्राहक के द्वारा 3 महीने तक 3 मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दी जाती है तो बैंक जो है उसको एनपीए में डाल देते हैं। उसके संचालन और उसके संकीर्ण के लिए यह जो निकाय है सरफेसी अधिनियम ये बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भारत में नोट छपाई की जगह किस में जानकारी मांगी गई है? आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद और देवास, ये ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर है बी। ठीक है, 1, 2, 3 और 5, यानी इसमें औरंगाबाद नहीं है। ठीक है, इसकी हम एनालिसिस देख लेते हैं। भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस मैसूर कर्नाटक और सलबोनी पश्चिम बंगाल में, 2 आरबीआई प्रेस और 2 सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिक में है। ठीक है, महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा 4 जगह हैं जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। ठीक है, इसमें मिंट किए जाते हैं। सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बैंक नोट के लिए कागजात बनाने के लिए की गई थी। तो ये फर्स्ट टाइम हुई होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना यानी बीजीएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। कई बार हम लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, नहीं को हाँ पढ़ देते हैं और यहाँ पर जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ इसका जो आंसर दिया हुआ है सी दे रखा है। बीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा है। ठीक है, गैप फंडिंग योजना पूछी गई है तो इसके अंतर्गत यही आ रहा है। और इसका अगर हम एनालिसिस चेक कर रहे हैं नीचे तो आपको बता देते हैं, उच्च आर्थिक रिटर्न के साथ कई परियोजनाएं हैं लेकिन वित्तीय रिटर्न लाभ प्राप्त निवेशक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। ठीक है,
मिसाल के तौर पर एक ग्रामीण सड़क कई गांवों को पास के शहर में जोड़ती है। इससे इन गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के एकीकृत करके भारी आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन कम आमदनी के कारण उपयोगकर्ता शुल्क चार्ज करना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परियोजना निजी निवेश पाने की संभावना में नहीं है। ऐसे मामलों में सरकार परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए लागत के एक हिस्से में प्रवेश कर सकती है और मिल सकती है। इस विधि को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में जाना जाता है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और बीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्र वर्तमान में केवल बुनियादी ढांचा है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 5वां क्वेश्चन है, उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में एक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से माल आते हैं? यहाँ जानकारी मांगी गई है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है कागज़, हैंक आर्क, उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, रुई और जूट के बीज। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प है सी। आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5, यानी कि कागज़ इसमें नहीं है। ठीक है, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। अधिनियम के तहत 7 तरह के पदार्थ आते हैं। ये हैं दवाएँ, उर्वरक, कार्बनिक या मिश्रित, खाद्य, तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थ, हॉक या आर्क कपास से पूरी तरह से बनाया, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे जूट और जूट वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज, मवेशी चारा के बीज और जूट के बीज। बाद में सूती बीज सूची में भी शामिल किया गया था। ओके, मतलब जो सूती बीज होते हैं उनको भी बाद में शामिल किया गया है। आपको बता देना चाहेंगे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट अभी आपको अवगत होगा कि जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेमडेसिविर और अन्य उपकरण दवाओं की कालाबाजारी चल रही है। तो ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें जो ऐसा कर रहे हैं, कालाबाजारी जो कर रहे हैं उनको सज़ा मिल सके। तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से बात की गई है। उसके विषय में आप जानकारी अपने गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं, यहाँ पीडीएस के विषय में जानकारी मांगी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विषय में। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं चावल, गेहूँ, दाल, चीनी, केरोसिन। ठीक है, आप आंसर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इसका बी दे रखा है, 1, 2, 3, 5। ठीक है, इसमें चीनी शामिल नहीं है। ठीक है, इसका एनालिसिस हम चेक करते हैं। ठीक है, पीडीएस में मिलने वाली जो वस्तुएं यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप इस नज़रिए से देख सकते हैं जैसे हमारा जो कोटा होता है उस पर जो वितरण प्रणाली है वहीं जो पीडीएस वितरण प्रणाली वहीं लागू होती है, जो सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। इसमें चावल, गेहूँ, दाल और केरोसिन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मिलान करना है हमें। ओके, आप देख पा रहे हैं पीली क्रांति जो है अंडे से, सुनहरी क्रांति जो तिलहन में है और गोल्ड क्रांति आलू, भूरी क्रांति उर्वरक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 3 और 4 है। ठीक है, बाकी गलत है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित, इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मूल्य का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि ए, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। वी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। सी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है। डी है, यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसका आंसर है ए, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। जो मुद्रा का अवमूल्यन है भुगतान घाटे के संतुलन को सही करता है। ठीक है, अवमूल्यन एक मुद्रा और दूसरे के बीच निश्चित विनिमय दर में गिरावट का संदर्भ देता है। अवमूल्यन का उपयोग शेष राशि घाटे को सही करने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल अंतिम उपाय के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अवमूल्यन एक घाटे को सही कर सकता है क्योंकि ये विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में विशेषज्ञों की कीमत कम करता है और घरेलू बाजार में आयात की कीमत बढ़ाता है। इससे हमें एक अनुमान मिल जाता है कि
किस चीज़ में किस अधिनियम मतलब किस वस्तु के निर्यात में कोई प्रॉफिट और लॉस ऊपर न नीचे जा रहा है, क्या गिरावट चल रही है, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी इसके विषय में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 55%, 51%, 99%, 75%, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसका आंसर है सी। इसमें सी आपका 99% दिया हुआ है, ठीक है। इसका एनालिसिस, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, यानी 12 जुलाई सन 1982 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। आरबीआई ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है और यह कृषि एसएसआई और कॉटेज और ग्राम उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया और यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है, ठीक है। नाबार्ड हमारे भारत का एक बहुत बड़ा निकाय है और ये हमारी कृषि की व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की जानकारी मांगी गई है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर दे रखा है 2006 में, बी इसका आंसर है, ठीक है। एनालिसिस आप देख पा रहे हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ, लेकिन 2011 में इसे लागू किया गया, ठीक है। और ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। जैसी इस क्लास की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं वह पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आज आप जो करंट पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स में एक ऐसा पोर्शन है जिसमें इसकी लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। आप हमारी क्लास को इस तरह से देखते रहिए और आगे हम डेली इस तरह के 10 क्वेश्चन उससे आगे लेकर आएंगे। जितना आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपके पास बहुत ज़्यादा जो इसका मटेरियल है वो इकट्ठा होता जाएगा और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप डेली इस क्लास को देखें और तब तक के लिए नमस्कार।